जय हिंद। क्लास 10 एसएसटी यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का ये हैशटैग 5वां वीडियो है। जी हाँ, ये हैशटैग 5वां वीडियो है। और इसके बाद आप लोग का अब जो वीडियो आएगा वो 5 नंबर वाला, ठीक है, 5 मार्क्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 2 और 3 है ना, 2 और 3 नंबर्स का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जी हाँ, ये आप लोग का जो वीडियो है वो हैशटैग 5वां वीडियो है। हैशटैग 1 से 4 तक वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज एक बार जो है ऑब्जेक्टिव ही सही या फिर तो प्रश्न ही सही एक बार देख लीजिए, है ना, पूरा प्रश्न को देख लीजिए। और बस खाली आप लोग को दिमाग में आंसर नहीं याद करना है, बस देखना प्रश्न को है। उसके बाद ये चीज अपने आप में जो है वो महसूस करना है क्या ये प्रश्न को हम लिख पाएंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो भी जो है आंसर देख लीजिएगा। और रही जिस प्रश्न का बात नहीं, अगर है ना, अगर जिस प्रश्न के अगर आपको एक भी नहीं बात याद है या फिर तो उस प्रश्न को जानते ही नहीं है तो उससे रिलेटेड चीज या फिर तो उसमें जो है अपने से बना बना के आपको जो चाहिए ना लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर मिलेगा, कुछ भी लिखे हुए हैं, खाली पेज नहीं हुआ है तो आपको नंबर मिलेगा। खाली पेज अगर छोड़िएगा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो अभी तक फिर से हम बताते हैं कि आप लोग को क्या क्या बताएं कि ये हैशटैग 5वां वीडियो है। इससे पहले हैशटैग 1 से 4 तक बन चुका है और आप लोग का टॉप 110 एमसीक्यू का जो है वीडियो बन चुका है। ये सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए, हैशटैग 5 और ये एमसीक्यू वाला। उसके बाद जो आप लोग हम वीडियो करवाएंगे वो 5 नंबर और 2 नंबर का, ठीक है। रात में आप लोग को जो है ये वीडियो आप लोग को मिलेगा, 5 नंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट और 2 और 3 नंबर वाला। तो प्लीज आप सारा वीडियो को देखिए, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा से जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ में भी जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक जो है हम वेट कर लेते हैं आप लोग का, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जी हाँ, शेयर कर दिए होंगे। अब देखिए 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों में किसान, है ना, 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारण से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी भी था, बेरोजगारी भी था, भुखमरी भी था। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में जो है एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न में से जो है कौन सा कदम उठाए थे? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू किया गया था। अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिक के लिए समान कानून भी बनाए गए थे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को भी जो है क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? जब इटली का एकीकरण हुआ उस समय जो है वो विक्टर एनुअल द्वितीय को जो है वहां का राजा घोषित कर दिया गया था। बी नंबर। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव के लोग जो थे, लोग किस मेले का शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? देखिए जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव, है ना, अमृतसर के गांव के लोग जो भी थे वहां मेला देखने के लिए गए थे। कौन सा मेला लगा हुआ था? तो बैसाखी मेला लगा हुआ था, ठीक है, बैसाखी मेला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? जी हाँ, तो बारदौली आंदोलन, बारदौली आंदोलन, हाँ। जैसे कि किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान भी जो है वो बोला जाता है? तो विश्व बैंक और IMF, ठीक है, विश्व बैंक और IMF, इसको जो है क्या बोला जाता है? तो ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान बोला जाता है। नेक्स्ट 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण जो है निम्न में से कौन सा फसल जो है खराब हो गया था, जिससे कि लाखों लोग जो है भूखमरी के कारण भूखे जो है ना मौत के मुंह में चले गए थे? तो आलू हो जाएगा इसका सही आंसर। ये सारा जो है प्रश्न अभी हम बता रहे हैं वो सभी प्रश्न को जो है 110 टॉप, है ना, टॉप जो था एमसीक्यू था, एमसीक्यू टॉप 110 एमसीक्यू उसमें हम कराए हुए हैं, ठीक है। ये जितना भी प्रश्न है टॉप 110 एमसीक्यू में ये सब प्रश्न को करवाए हुए हैं। और आप लोग अगर हैशटैग 1 से लेके 5 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, ये तो हैशटैग 5 है, तो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए और टॉप 110 वाला एमसीक्यू को देख लीजिएगा। उसके बाद जो वीडियो आप लोग का आएगा इस वीडियो के बाद, मतलब जो है हैशटैग 5 वीडियो के बाद जो है वो रहेगा 5 मार्क्स वाला नंबर, है ना, 5 नंबर वाला, 5 मार्क्स का क्वेश्चन वाला और 3 और 2 नंबर का क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के इस वीडियो के जस्ट बाद में आएगा, रात में आएगा लगभग आप लोग का 8 बजे, ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग जो थे वो कौन थे? तो कपास और धातु का उद्योग। सारा प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है, तो कपास और धातु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोस्टिस कौन थे? कोस्टिस जो है वो कौन होता था? तो ये जो है वो बुनकर का एक समुदाय ही, है ना, बुनकर का एक तरह का समुदाय था। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है ना, सबसे बड़ा गिफ्ट भी है? तो ये कहना था मार्टिन लूथर का।
नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तरांचल नहीं है ऑप्शन में, तो इसके जगह पर आप लोग का कहा जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण मतलब बिना बुद्धि का है ना प्रयोग से जो है किस प्रकार का समस्या पैदा हो सकता है? तो जल क्रांतता हो सकता है, लवणता हो सकता है, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी भी हो सकता है, और तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार का वन जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल या मूल्यवान माना जाता है ना? तो रक्षित वन। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई नाम क्या सुने हैं? हाँ, आप लोग सुने जरूर होंगे, ये बिश्नोई नाम इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, आप लोग का पता भी होगा कि कौन बिश्नोई के बारे में बात कर रहे हो। तो भारत में कौन सी जाति काले हिरण के रक्षा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो बिश्नोई हो जाएगा इधर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? महानदी में क्या हीराकुंड बांध है? तो बिल्कुल है। टाका भूमिगत जल का टैंक है, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश हौज खास बनाया था, बिल्कुल सही है। गंगा नदी में भाखड़ा नांगन परियोजना बनाया गया है? अरे नहीं रे, ये नहीं बनाया गया। ठीक है, तो यही सही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। गंगा नदी जो है भाखड़ा नांगन परियोजना गंगा नदी में बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग जो है वो सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? गुल कुल। ठीक है, तो पश्चिमी पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट है कि सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? फिर से एक बार बता रहे हैं कि सरकार जो है निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसल में सहायता देने के लिए जो है एक घोषणा करती है सरकार। तो कौन सी घोषणा है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य। कम से कम जो है किसी प्रकार का अगर फसल में कुछ खराबी हो गया तो उसके लिए जो है वो न्यूनतम सहायता मतलब हेल्प हो जाए, उसके लिए जो है कुछ मूल्य देता है। निम्न में से किस प्रकार के खनिज का इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? देखिए, निम्न में से किस प्रकार का खनिज को इस्पात विनिर्माण फैक्ट्री वगैरह में जो है उस खनिज का जो है बहुत ज्यादा मतलब जरूरत पड़ता है, और वो कौन है? मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइड या फिर तो अवरक, है ना। तो मैग्नीज हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। ठीक है, भारत में क्या बोले प्रश्न कि भारत में जो है वो वायु परिवहन हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज वगैरह का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ज्यादा ताकतवर थे? देखिए बेल्जियम में तीन तरह का भाषा बोला जाता था, फ्रेंच, डच और जर्मनी। जर्मनी तो बहुत कम था, 1% था। बीच में लड़ाई जो होता था वो फ्रेंच और डच की वजह से। ठीक है, लेकिन कौन जिनकी संख्या जो है वो कम था, है ना। क्या बोला है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक था, कम था, लेकिन वो सब ज्यादा ताकतवर समृद्ध था। ठीक है, पैसा वाला था। तो वैसा जो था वो फ्रेंच था। नेक्स्ट कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना गया है? तो सत्ता का बंटवारा जो है किस प्रकार से होना चाहिए जो कि मतलब लोगों के लिए अच्छा हो? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो है बंटवारा होना चाहिए। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देने तथा उससे इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान किस प्रकार का शासन व्यवस्था का उद्देश्य है? फिर से एक बार समझिए कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा भी देना है, और इसके साथ में क्षेत्रीय विविधताएं जो है अलग अलग जो है उसको पूरा सम्मान भी करना है, इज्जत भी करना है। तो इस प्रकार का जो है शासन व्यवस्था किस में होता है? किस प्रकार के शासन व्यवस्था में जो है ये पॉसिबल हो पाएगा? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट है कि सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम रूप में रखा गया है, उसको जाति रचना, जाति पद्मानुक्रम, जाति भेदभाव या फिर तो पिरामिड बोला जाता है। तो जाति पद्मानुक्रम है ना, पद के हिसाब से उच्च नीच में। नेक्स्ट निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं। देखिए राजनीतिक दल के मतलब यहाँ जो काम बताया गया तो राजनीतिक दल का एक काम नहीं है। ठीक है, तो जनमत का निर्माण करना ये तो राजनीतिक दल का काम है। नागरिक को राजनीतिक शिक्षा देना, राजनीति के बारे में पढ़ाएगा, ये भी राजनीतिक दल का काम है। चुनाव लड़ना, ये भी राजनीतिक दल का काम है। दंगा फसाद करवाना, ये राजनीतिक दल का काम नहीं है, लेकिन करवाता भी है राजनीतिक दल। निम्नांकित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? लोकतंत्र में जो है वो संघर्ष करने का अगर उस तरह से संघर्ष हम लोग करते हैं तो वो हल नहीं हो जाएगा। तो सशस्त्र क्रांति है ना, ये जो है वो सही नहीं है। मानव विकास का अर्थ क्या होता है? मानव विकास का मतलब क्या होता है कि मनुष्य लोग विकास जो है किसको हम बोलेंगे कि मानव विकास हो रहा है? तो मानव की गुणात्मक में मतलब मानव के पास जो है बहुत सारा ऑप्शंस होना चाहिए, मानव के पास जो है हर एक तरह की जो है सुविधाएं होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे कि मानव जो है वो विकास जो है कर रहा है। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में ना तो किसी चीज का उत्पादन होता है ना, बस खाली सेवा दिया जाता है।
जैसे कृषि डेयरी, ये तो प्राथमिक क्षेत्र का आ जाएगा, कृषि क्षेत्र में आ गया। चीनी गुड़ ईंट बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। परिवहन संचार बैंकिंग, ये जो है आप लोग का तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। वस्तु के बदले वस्तुओं को आदान प्रदान करने की प्रणाली को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो है वो स्थापना इसका 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पादों का मानक तय करता है उसे क्या बोला जाता है ना। उत्पादन, यहाँ प्रश्न ये बोला है कि वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पादकों को मानक तय करता है, मतलब वो मुहर वगैरह देता है, ठीक है, मान्यता देता है, तो वो ISO। तो यहां तक आप लोग का जो है वो ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब जो है ये आप लोग का हैशटैग 5वां वीडियो है, याद दिला दे आप लोग को कि ये हैशटैग 5वां वीडियो है और 1 से 4 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब जो वीडियो आएगा इस प्रश्न, मतलब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो आप लोग का वीडियो आएगा वो 5 नंबर का VVI प्रश्न वाला, ठीक है, जो कि आप लोग का साइंस में बताए थे उस तरह का, और 3 नंबर और 2 नंबर वाला, ठीक है। तो प्लीज आप उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। और एक और भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो है ना 110 MCQ वाला जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा है इसमें, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा MCQ क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब फिलहाल हम लोग जो है वो सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर, है ना, जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मतलब उसको जैसे मन करेगा वैसे जो है वो चलाएगा, ठीक है, वही जो है सर्वोपरि है। सबसे ज्यादा वही जो है वो दुर्रम खान है, मतलब वो जिसको जैसे मन करेगा, है ना, उस तरह से वो व्यवहार करेगा, तो इसको बोलेंगे कि निरंकुश है, ठीक है। तो ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं, उस पर कोई रोक नहीं सकता है उसको, ऐसी राजशाही सरकार का निरंकुश सरकार भी कहा जाता है। यह अत्यंत जो है वो केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होता है। स्वराज से आप क्या समझते हैं? तो स्वराज का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसके स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेश में स्थापित है, और साधारण भाषा में इसका अर्थ होता है स्वराज। देखिए फिर से एक बार, स्वराज का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जैसा कि स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेश में स्थापित हुआ था, है ना, कि मतलब जो इसके लिए जो है हम लोग का स्वराज चाहिए, मतलब अपना हम लोग का स्वयं का जो है वो राज दे दो। नेक्स्ट है कि मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? देखिए मानव के लिए संसाधन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो संसाधन के बिना में क्या आप लोग कर लीजिएगा बताइए। तो आप लोग कभी एग्जाम लिखने गए ना, पेने नहीं है ना, तो पेन हम लोग का क्या एक तरह का संसाधन है, पेन की वजह से हम लोग लिख पाते हैं, कॉपी, ये सब जो है संसाधन है। तो मानव का मूलभूत आवश्यकता जैसे कि रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, आवास, इन सब में पूर्ति के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, और संसाधन मानव जीवन का सुखद एवं सरल बनाने के लिए प्रयोग करता है। लिखा जाएगा आप लोग से। खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक, रासायनिक, यौगिक है। इसमें जो है संगठक और संरचना स्वरूप जो है वो समानता पाई जाती है। यह शैलो और अयस्क के रूप में होता है, और इसकी उत्पत्ति जो है खनिज का जो है वो भूगर्भ, मतलब भूमि के नीचे से होता है। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है इसको पता किया जाता है और उसके बाद कोड़ के निकाला जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो आप लोग का किताबी लैंग्वेज हो गया, मेरा लैंग्वेज भी तो आप लोग सुनिए। खनिज क्या है? तो जमीन के अंदर से जितने भी चीजों को कोड़ के निकाला जाता है ना, उसको जो है खनिज कहा जाता है। ये अपना लैंग्वेज में याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट, एक राजनीतिक दल का कोई 2 कार्य बताना है। तो राजनीतिक दल का सबसे पहला काम कि सत्ता दल सरकार का निर्माण करते हैं और जन कल्याण के कार्यों को जो है जनता तक पहुंचाते हैं, और विरोधी दल सरकार की नीतियों एवं आलोचना करता है कि अरे सरकार ऐसे कर रहा है, यहाँ जो है गड़बड़ कर रहा है, सारा चीज को देखते रहता है। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, समवर्ती सूची मतलब जो है ये इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार के जो है विषय यहाँ रखा जाता है। समवर्ती सूची ऐसी विषय है, या फिर तो समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिनका संबंध दोनों, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के पास होता है। इन विषय की गिनती जो है वो कोई लगभग जो है 47 के आसपास में है, जिससे कि मुख्य दीवानी और फौजीदारी, कानून, विवाद, तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, वन, बिजली, श्रम, ये सब जो है इसके अंतर्गत में आता है। मतलब कानून बनाना है, ठीक है, तो इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी बना सकता है समवर्ती सूची में, ठीक है। साक्षरता दर क्या है? तो 7 वर्ष या तो इससे अधिक आयु के लोग में साक्षरता, या फिर तो साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। पिछले वर्ष में कि 7 साल जिक्र हो गया ना, जिसका 7 साल हो गया है या फिर तो उससे ज्यादा हो गया है, तो वैसे लोग के अनुपात को हम लोग जो है साक्षरता दर बोलते हैं। मतलब जो है कि ऐसे आप लोग इसका आंसर इस तरह से देखिए कि 15 साल के उम्र के बच्चे को वो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने के लिए जो है निपुण है, मतलब जो वो मतलब पढ़ लिख पा रहा है ना। 7 से अधिक मतलब 15 साल तक के बच्चा जो है वो किसी भी भाषा में जो है वो पढ़ने लिखने जानता हो, तो उसे हम लोग साक्षरता बोलते हैं। लेकिन साक्षरता दर क्या है? तो 7 से ज्यादा साल अधिक उम्र हो गया है और वो साक्षर है ना, साक्षर है, साक्षर जनसंख्या का अनुपात को ही जो है साक्षरता दर बोला जाता है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सरकार के द्वारा जितना भी अवरोध लगा हुआ है उसको हटा लिए, इसी को जो है उदारीकरण बोलते हैं।
अब बोलेगा कि अवरोध कैसे सरकार लगाता है? अरे जो नियम लगा दिया ना कि मतलब मान के चलो विदेश के कोई सामान जो है भारत में नहीं बिकेगा, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया। अब एक हटा दिया तो उदारीकरण कहलाने लगा, तो विदेशी जितना भी सामान है ला के बेचने लगेगा। मेरा लैंग्वेज आप लोग को समझ में अगर आता होगा तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझाने का तरीका में इंप्रूव किया जाए कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक है या फिर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि जो है हम आप लोग का ये चीज जो है वो शेयर अभी तक नहीं किए हुए हैं कि हम जो है कब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन जो है मेरा एमकॉम है, उसके बाद जो है हम 2020 से जो है ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे, लेकिन उसी समय 2021 या 22 में हम सोचे थे कि यूट्यूब चालू करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता था, जिस वजह से जो है हम चालू नहीं कर पाए। और उसके बाद 2024 में जनवरी से शुरू किए, और ये आप लोग का जनवरी फरवरी 2025 है, मतलब एक साल में चैनल को यहाँ तक जो है हम ग्रो करके लाए हुए अपने दम पर, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में मतलब जो 3-3 नंबर का है, इटली का एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में जो है बताना है, ठीक है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, या फिर तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है, आंसर एक ही रहेगा। इटली के एकीकरण में शासक विक्टर एनुअल जो है वो मंत्री प्रमुख कावूर और जेसिपी मैथनी गैरिबोल्डी के जो है ये सब व्यक्तियों को क्या भूमिका था, ठीक है। तो इटली का प्रक्रिया का मतलब एकीकरण का प्रक्रिया समझिए। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों में बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, और युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों में जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया फिनलैंड का था, ठीक है। शासन के विक्टर एनुअल द्वितीय पर लिया गया था। अब मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, उसी तरह से कावूर ने फ्रांस से सार्डिनिया फिनलैंड के एक चातुर्य कूटनीतिक संधि किया। उसके बाद फ्रांस की मदद से जो है वो 1859 ईस्वी में जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जितने भी था उस बल को हरा दिया गया। उसके बाद कामयाबी ये सबको मिला। जैसे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में जो है वो भारी संख्या में सशस्त्र एवं स्वयं सेवक भी जो है इस युद्ध में जो है वो शामिल हुआ था। और 1860 में, ठीक है, 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिलियो राज पर जो है कब्जा जमा लिया था। अंत में स्पेनी लोग जो थे उनको भी जो है हटाने में स्थानीय किसान समर्थक मिला उन लोगों का। उसके बाद जो है इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। और ये विक्टर एनुअल हो गया, कावूर हो गया, जैसे फिर गैरिबाल्डी हो गया, ये सबको जो है वो बहुत जो है मदद मिलाई इसको करने के लिए। महामंदी के कारण के व्याख्या करें तो महामंदी क्यों आता है, महामंदी क्यों आता है? तो देखिए 1929 में समस्त संसार में एक भयानक आर्थिक संकट आ घेरा था, और ऐसी आर्थिक संकट पहले कभी भी देखने के लिए नहीं मिला था। और यह संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ, और देखते ही देखते ये 1931 से जो है वो पूरे रूप से है ना, पूरे रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देश तक में फैल गया था। और इसका कारण क्या था? तो 1929 में ये जो फैला बीमारी या फिर तो आर्थिक संकट फैला, महामंदी फैला, तो ये क्या था? तो यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीजों की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने के कारण पैदा हुआ था। और 1930 में अमेरिका में तैयार हो रहे माल इतने भंडार हो गए थे कि ओकरा कोई खरीदारी नहीं था, मतलब इतना बना ही लगा था ना कि कोई नहीं खरीद रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण भी जो है यूरोपीय देश इतने बर्बाद हो गए थे कि ये अमेरिका से माल को आयात भी नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण जो है महामंदी आया था। आगे के अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना के प्रभाव का व्याख्या करें तो रीडर पेस्ट क्या है? तो प्लेग की जैसा है ना, रीडर पेस्ट एक तरह का बीमारी है। रीडर पेस्ट पशुओं में फैलने वाले एक प्लेग की तरह जो है खतरनाक बीमारी है, जो कि 1890 के दशक में अफ्रीका में प्लेग की तरह जो है फैली हुई थी। और अफ्रीका में यह बीमारी उन पशुओं के कारण आया था जो कि अफ्रीका ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे भारतीय सिपाही भोजन के लिए अनेक पूर्वी देशों से मंगवाए गए थे, ठीक है। जैसे ही वे पशु पूर्वी अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने वहां पशुओं के साथ में जो है रीडर पेस्ट बीमारी को भी जो है ले आए। और 1892 में ये शुरू हो गया और अगले 5 वर्षों तक पशुओं को जो है घातक बीमारी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका पूरा तरह से फैल गया था। अब इस बीमारी के कारण जो है क्या क्या हुआ था? इस बीमारी से बड़े दूरगामी प्रभाव हुए थे। इस बीमारी के कारण अफ्रीका का कोई 90% पशु जो है पूरा साफ हो गया था, सब पशु। इस बीमारी से जो है अफ्रीका के लोग आजीविका, अर्थव्यवस्था सब पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा था। और भी 3-4 पॉइंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए, यहाँ पूरा नहीं पढ़ने के कारण ना आप लोग को बताते हैं कि पूरा नहीं पढ़ने के कारण कि बहुत लंबा लंबा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और लंबा आंसर आप लोग को जो है खुद सुनने में बोर लगेगा। बस इतना हम बताते हैं कि जितना आप लोग को समझ में आ जाए, और उसके बाद उसको आप लोग दोहरा तीहरा करके जो है ना लिख के लंबा कर लीजिए खुद से, अपने से जो है वो और भी कुछ कुछ जोड़ के। जल दुर्लभता क्या है? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है? जल का मतलब दुर्लभता बहुत, देखिए जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त तो होने वाला उपहार है, मतलब जल तो खत्म होबे नहीं करेगा, फिर भी जो है ये असमान वितरण के कारण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जो है जल का स्तर जो है नीचे गिरते जा रहा है, तथा जल दुर्लभ होते जा रहा है। जल की कमी से अनेक प्रकार के जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकता है, और इसी को जल दुर्लभता भी बोलते हैं। क्या, और इसको हम लोग बचाने क्या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि जल का प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए, ठीक है। तो जल को संशोधन
संशोधित करके इसके जो है बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मान चलिए कि कपड़ा धोए उस पानी से जो है खेती भी हो सकता है, ठीक है, और गाड़ी वगैरह भी कुछ हम लोग धो सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना कि गाड़ी धोने के लिए हम लोग को मिनरल वाटर ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा पानी जो कि यूज हो चुका है उससे कोई और चीज हो तो उसको हम लोग कर लेना चाहिए। वर्षा के दिनों में जो पानी व्यर्थ में बह जाता है, ठीक है, समुद्र में चल जाता है, क्या समुद्र में जाने देना चाहिए? फायदा है इससे, अरे जाके तो वहां खारा ही हो गया, उससे अच्छा कि कुआं खोद दीजिए, तालाब खोद दीजिए, है ना, वहां जो है संगार लीजिए, ताकि कुछ दिन के लिए जो है खेती करने के लिए भी हो जाएगा। बड़े बड़े तालाब डोभा ये सब जो है हम लोग कोड़वा के जो है पानी को संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? देखिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य, सौर ऊर्जा हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय या फिर तो एक गर्म देश है, यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता अधिक संभावना है कि मतलब सौर ऊर्जा यहाँ हो पाएगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग जो है 20 मेगावाट, ठीक है, लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ग, सॉरी, है ना, प्रति वर्ष है, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए, भारत में सौर ऊर्जा का जो है उज्जवल भविष्य है, क्यों? क्योंकि जो है भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय और गर्म देश है, ठीक है, और यहाँ क्षमता मतलब है कि मतलब जो है यहाँ संभावना है कि यहाँ जो है सौर ऊर्जा बढ़िया से चलेगा। अनुसार जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष जो है वो उत्पादन हो जाएगा। और भारत में जो है वो फोटो वोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है, जिसके कारण जो है सूर्य के प्रकाश सीधे जो है विद्युत में जो है वो बदल सकते हैं। तो ये बहुत सारा वजह है, उसके बारे में आप लोग जो है एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। नेक्स्ट कि उद्योग द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को जो है कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय के बारे में बताइए। तो उद्योग द्वारा पर्यावरण को निम्नीकरण को कम करने के लिए सबसे पहला जो है वो कदम जल शक्ति का प्रयोग। हमें कोयले, लकड़ी, खनिज तेल, पैदा की गई बिजली जो हवा प्रदूषित करती है, इसके स्थान पर जो है हम लोग जल द्वारा जो है पैदा की गई बिजली का जो हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में जो है वातावरण में कम धुआं जाएगा और ये जिससे कि वातावरण शुद्ध भी रहेगा। उसके बाद तापीय बिजली पैदा करने के लिए अच्छा प्रकार कोयला, ठीक है। देखिए बहुत से वैज्ञानिक जो है ऐसे सुझाव देते हैं कि यदि कोयला के तापीय बिजली पैदा करनी है तो उसको उत्तम श्रेणी के कोयला का प्रयोग करना चाहिए, जो कि धुआं जो है कम दे और वातावरण जो है कम प्रदूषित हुए। उसी तरह से कारखाना जो है नगर से दूर ले जाना चाहिए। उसी तरह से प्रदूषित जल को नदी में छोड़ने से अच्छा है कि आप लोग को वहां गड्ढा करवा के उसको वहीं जो है वो डाल देना चाहिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट कि बेल्जियम में जो है सत्ता को साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। तो बेल्जियम में अपनाए गए सत्ता का विभाजन मॉडल 4 तरीका है। बेल्जियम के सत्ता का विभाजन का 4 मॉडल है और चारों यहाँ विशेषता लिखा हुआ है। वीडियो के एक बार पॉज कीजिए, रोकिए और पूरा का पूरा आप लोग पढ़िए, आसान भाषा में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या 3 प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरण देके बताना है। तो संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार, ये दोनों अंतर बताना है। तो संघात्मक सरकार क्या होता है? तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन होता है, जैसे भारत हो गया। एकात्मक सरकार क्या होता है? तो संपूर्ण सत्ता का केंद्रीय सरकार के पास जो है वो शक्ति होता है, वह संपूर्ण जो है देश को चलाता है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, श्रीलंका हो गया। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन केंद्रीय सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को जो है वो आदेश जारी कर सकता है। किसमें? एकात्मक सरकार में। नेक्स्ट है कि संघात्मक में क्या होता है? तो संविधान प्राय कठोर होता है और केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन संविधान प्राय इसमें लचीला होता है, लेकिन केंद्रीय सरकार अपना मर्जी से जो है परिवर्तन ला सकता है एकात्मक में। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के किस तरह से उत्तरदायी है, लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी है और जिम्मेदार और वैध सरकार का जो है गठन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो लोकतंत्र लोगों का शासन है, लोगों द्वारा चुना हुआ शासक लोकतंत्र पर कार्य करता है, तो लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोग की भलाई के लिए ही काम करता है। और इस कथन में लोकतांत्रिक बुनियादी विशेषताएं छिपी है। यह लोकतंत्र ही है जो कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है और ऐसे सरकार को जो है कायदे और कानून में रह के जो है काम करना होता है और लोगों के प्रति जो है जवाब भी देना होता है। जिस दिन जो है ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाएगा, उसी दिन ये जो है त्यागपत्र भी देना पड़ता है। इस प्रकार जो है वो एक जिम्मेवार और वैध सरकार होता है, लोकतंत्र ये गठन करता है। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। तो देखिए उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है? तो उपभोक्ता आंदोलन में अनेक प्रकार के ग्राहक, उत्पादक और व्यापारी और दुकानदार द्वारा जो है अंधाधुंध ठगे जाने के कारण जो है ये हुआ है ना। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का प्रगति समीक्षा करें। तो देखिए उपभोक्ता आंदोलन के अनेक प्रकार है। ग्राहक हो गए, उत्पादक हो गए, व्यापारी हो गए, दुकानदार हो गए, अंधाधुंध जो है ठगा रहा है। कब तक लोग जो है इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकेंगे? कब तक? मिलावट से, ठगाई से, डुप्लीकेट चीज से। तो कभी कभी उन्हें तेल में, शक्कर में आदि में मिलावट चीज का भी सामना करना पड़ता है। शक्कर में भी मिलावट कर दिया, जो है तेल में भी मिला दिया, हर एक तरह से घी खरीद गया उसमें मिला दिया। बार बार कंकड़ वाली दालें, मसाले आदि खाने पड़ते थे, तो कई बार उन्हें कम तौल, कम जो वजन में भी कम दिया जाता था, परंतु हर बार उससे अनुचित दाम भी लिए जाते थे। और हर चीज का कोई हद होती है, लेकिन ये हद इतना बढ़ गया कि लोगों को जो है आंदोलन
का जो है सहारा लेना पड़ा और आंदोलन शुरू कर दिए। अंत में जो है तंग होकर उपभोक्ता आंदोलन 1960 ईस्वी में ये लाया गया। 46 नंबर की देश की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका है? ए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, एम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में बैंक काम क्या करता है? तो बैंक में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं। जो एक आदमी है 1 लाख रुपया जो है कमाता है ना, अरे भारत में कोई नहीं कमाता है महीना में 1 लाख, तो मान के चलिए कि 1 लाख कमा रहा है, 50,000 उसका खर्चा हो रहा है, 50,000 को क्या करेगा? घर में रखेगा या फिर बैंक में रखेगा? बच गया, खर्च से ज्यादा हो गया, बैंक में रख देगा। तो अब ये 1 लाख कमाया, 50,000 बैंक में रख दिया, 50,000 यूज किया। अब वो 50,000 बैंक में रखा रहेगा तो बैंक को क्या अपने पास रखेगा? पैसा बढ़ेगा रखे से? नहीं ना, वो क्या करेगा कि जिसको जरूरत है उसको दे दिया कि अरे ले लो, जरूरत है, बोला हाँ हाँ दीजिए ना। अब 8% लगे, नहीं हम ऐसे नहीं देंगे, 8% ब्याज लेंगे। ठीक है 8% लीजिए ना, 8% ये 50,000 इसको दे दिया, 8% के ब्याज के हिसाब से ले लिया। अब ये बोला कि अच्छा तोर पैसा था बैंक में रखा है ना, हम दूसर के देंगे तो तोरा और बदले में ब्याज देंगे। अब 8% एक से ले रहा है जिससे जिसको दिया है ऋण। अब जो जमा किया था 50,000 उसको बोला कि तोरा हम दे ना 2% दे देते हैं या 3% देते हैं, तो बाकी जो बीच में अंतर बचा 8 और 3 के बीच में, वो जो है बैंक का कमाई होता है। ठीक है, तो बैंक में लोग अपनी बचत जमा करते हैं जहां उस पर ब्याज प्राप्त होता है और तथा पैसा भी सुरक्षित रहता है। और बैंक जो है जरूरतमंद को जो है ऋण देता है, आर्थिक विकास का मार्ग भी जो है बताता है। और बैंक में जो है अधिक लोग काम करने लगे होते हैं। इस प्रकार बैंक जो है बेरोजगारी की समस्या को भी जो है हल करता है। और बैंक जो है देश की मुद्रा को परिचालन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत का बढ़ावा क्यों जरूरत है? देखिए इसलिए जरूरत है क्योंकि औपचारिक ऋण जो है वो सही तरह से ब्याज वगैरह सब चीज जो है वो ज्यादा ब्याज नहीं वसूलता है, लेकिन अनौपचारिक वाला जो है सेठ मरवाड़ी के पास से लिया जाता है तो बहुत ब्याज वसूलता है। ठीक है, तो ऋण के मुख्य स्रोत है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या आता है? तो औपचारिक ऋण वह है जो बैंक या सहकारी समिति से लिया जाता है, मतलब जो सरकार द्वारा जो है रजिस्टर्ड। और अनौपचारिक वे है जो कि साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और मित्र वगैरह से ले लिया जाता है। औपचारिक ऋण में क्या होता है? तो ब्याज दर साधारण जो रहता है कि 8 से 10% रहता है ना, लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है? इससे दुगुना रह जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किए? तो रॉलेट एक्ट या फिर तो दूसरा तरह प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे? तो देखिए भारत में ब्रिटिश शासन से हो रही है ना, फिर से एक बार समझिए, भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोध के खिलाफ ब्रिटेन इंपीरियल लॉजिस्टिव काउंसिल 1919 में एक कानून पारित किया जिसे कि रॉलेट एक्ट नाम दिया गया था। अब ये रॉलेट एक्ट था आखिर क्या? तो यह एक इस प्रकार का मतलब एक्ट था जिसमें कि कोई भी व्यक्ति को बस खाली शक होता था ना, शक होता था, इसको काला कानून भी बोला जाता है। शक हो गया कि ये जो है देशद्रोह है ना, या फिर तो किसी प्रकार का शक होता था कि ये जो है देश के लिए जो या फिर ये कुछ गलत कर रहा है, शक खाली हुआ उसके प्रति जो है 2 साल को बिना वकील बिना दलील के जो है 2 साल के लिए जो है वो जेल में डाल दिया है ना, इसको हम लोग रॉलेट एक्ट बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं। तो आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकर की निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नियुक्त किया था। जी बिल्कुल, गुमास्ता नियुक्त किया था। किन्हीं 3 कारण से ये बताना है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत व्यापारियों के दलालों की भूमिका समाप्त कर के जो है तथा बुनकर को अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए वेतनभोगी मतलब वेतन पर जो है गुमास्ता जो है तैनात कर दिया कि जो है देखना कि सब कहीं इधर उधर तो नहीं ना माल को बेच दे रहा है। तो वे बुनकर को कर्ज देते थे ताकि जो है वे किसी और व्यापारी को अपना माल बेच न दे। ठीक है, देखिए यहां बुनकर के प्रति जो गुमास्ता इसलिए जो है वो दिया गया था वेतनभोगी गुमास्ता, क्योंकि जो है वो बुनकर लोग को कर्ज देते थे ताकि जो है वो किसी प्रकार के जो व्यापारी को और भी दूसरे व्यापारी को जो है वो माल को बेच न दे। वे ही जो है बुनकर से तैयार जो माल होता था उसको इकट्ठा करते थे और वे जो है अपने सामान को विशेष कर जो है बने हुए कपड़ों को गुणवत्ता जांच भी करते थे गुमास्ता। ठीक है, और कंपनी को यह सब बेचता था। कुछ इतिहासकार क्यों ऐसे मानते थे कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार कर दी है? तो देखिए छपाई का ज्ञानोदय से जो है बाल्टेयर और रूसी जैसी चिंतकों के विचार का प्रसार हुआ है। उन्होंने जो है उन्हीं के परंपराओं के अनुसार जो है वो अंधविश्वास और निरंकुशवाद का आलोचना भी किया गया है और उन्होंने तार्किकता का प्रचार प्रसार किया है। इसने जो है लोगों की राजशाही के लिए जो है विद्रोह हेतु प्रेरित भी किया है। मतलब देखिए यहाँ क्या प्रश्न है कि कुछ इतिहासकार क्यों मानते हैं कि जो है मुद्रण की संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति का जो है वो जमीन के लिए तैयार किया? तो क्या मुद्रण संस्कृति जब आया ना, मुद्रण जब आया तभी जो है वो देश के प्रति प्रेम भावना को जो है वो लिख कर चित्र छाप के ये सब बता के जो है वो बताया, तब जो है वो लोग जो है वो देश के प्रति प्रेम भावना जागा था। नेक्स्ट की गेहूं खेती के लिए जो है उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है। तो गेहूं के लिए क्या होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए तापमान जो है
वो शीतोष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए जो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए और गेहूं की खेती की सिंचाई की आवश्यकता जो है वो पड़ता है। और मिट्टी जो है किस प्रकार का होना चाहिए, तो दोमट मिट्टी होना चाहिए जो कि नमी वाला ठंडा जो है मौसम में ये होता है। और गेहूं की फसल को पकते समय जो है बादल रहित या फिर तो आकाश जो है वो आवश्यक है ना, आकाश में जो है वो बादल थोड़ा सा जरूरी है। और गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में पाया जाता है, मतलब खेती किया जाता है। चावल की खेती की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, चावल के लिए क्या होना चाहिए, चावल की खेती के लिए चावल एक उष्ण और आर्द्र जलवायु वाला बहुत अनुकूल है। इसके लिए जो औसतन वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, मतलब इसमें पानी चाहिए ज्यादा। और टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस से जो है वो अधिक होना चाहिए। और दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें कि कॉफी हो गया, दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें जो है काफी समय तक जो है पानी इकट्ठा रह सके। देखिए मतलब धान का खेती कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, तो उसमें पानी हमेशा खेत में रहना चाहिए। वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए चावल का जो है अधिकतर जो है उत्तर प्रदेश में हो गया, पंजाब में हो गया, जहां मतलब पानी जो खूब ज्यादा पाया जाता है वहां खेती किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है ना इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, तो लोकतंत्र में देखिए राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो कैसे ये जो है वो चुनाव वगैरह कैसे मतलब कोई चुनाव लड़ेगा, तब तो लोकतंत्र कहलाएगा ही नहीं, राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो। नेक्स्ट है कि भारत के संघीय व्यवस्था का वर्णन करना है ना, तो भारत में संघीय व्यवस्था ये शायद हो सकता है प्रश्न जो है पीछे वीडियो में हो चुका है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आप लोग का संघ सूची के बारे में लिखना है। संघ सूची किसको बोलते हैं, राज सूची क्या होता है और संवर्ती सूची क्या होता है। तो संघ सूची में जो है वो राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रहता है केंद्र सरकार के पास। इसमें जो है वो विदेशी मामले हो सकता है, बैंकिंग आदि। राज सूची में क्या होता है, इस सूची में वैसे विषय शामिल है जो कि जिसका कानून बनाने का अधिकार जो है वो सरकार, कौन सरकार के पास, राज्य सरकार के पास होता है। और संवर्ती में दोनों, इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून, ये सब जो है संवर्ती में आता है। नेक्स्ट आता है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो देखिए खुली बेरोजगारी क्या होता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं खुली बेरोजगारी में। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में तो इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार होते हैं। देखिए खुली में क्या है कि वो पूरा साफ पता चल रहा है कि बेरोजगार है, लेकिन प्रच्छन्न में क्या होता है कि मान चलिए कि किसी के खेत में यहाँ 2 के काम है और एक घर में आदमी 5 गो है, तो 2 से ही उतना ही काम हो रहा है, लेकिन 5 भी चल गया तब उतना ही काम हो रहा है। हाँ 2 व्यक्ति था उतना ही काम हुआ, लेकिन 5 चल गया फिर भी उतना ही काम हुआ, मतलब जो है वो ज्यादा जो है उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है 3 लोग एक्स्ट्रा गए तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। लेकिन खुली बेरोजगारी तो पूरा बेरोजगारी है। और इसके अंतर्गत जो है एक भी व्यक्ति को काम नहीं उपलब्ध होता है और इसके अंतर्गत जो है कुछ लोग को जो है वो काम उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है कि इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है और ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। और इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो लोग गणना स्पष्ट रूप से की जाती है और इसका गणना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां की क्या भूमिका है। तो देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी और भी देश के साथ के अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ देना। मतलब देखिए एक देश की कंपनी है और उसका ब्रांच अलग अलग देश में है, इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानचित्र में दिखाना है जमशेदपुर को, लो एस खदान बेलाडीहा को, उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध को, सूती वस्त्र उद्योग सूरत को और बंदरगाह विशाखापट्टनम, ये चीज को दिखाना है। तो एक में हम लोग दिखाए हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, इस जगह पर। और यहाँ आई होप की है भाखड़ा नंबर, यहाँ जो है शायद पंजाब है, ठीक है, पंजाब है इस जगह पर। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है पंजाब, 1 नंबर देख हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है कि उद्योग जमशेदपुर को दिखाने पड़ रहा है, झारखंड में हम लोग देखेंगे जमशेदपुर इस जगह पर है, 2 नंबर लिख के लगा दिए। नेक्स्ट है तीसरा कि लो एस खदान बेलाडीहा, तो बेलाडीहा जो है वो इस जगह पर जो है वो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ है। तो बेलाडीहा जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है चौथा नंबर में लो एस नहीं बंदरगाह विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम जो है आपका मध्य प्रदेश में है। एक मध्य प्रदेश का है बोल रहे हैं जी, यहाँ हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और यहाँ हो गया उड़ीसा, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो है वो क्या है, विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट 5वां नंबर में सूती वस्त्र उद्योग सूरत गुजरात में, ठीक है, तो इस जगह पर सूरत है। तो ये मैप आप लोग जो है वो राज्य का पूरा नाम याद कर लीजिएगा, और बाकी तो यहाँ लिखा हुआ रहता है जमशेदपुर जो है कहाँ है, ये सारा चीज आप लोग को दिखाना रहता है इस तरह से। तो ये आप लोग का जो है हैशटैग 5वां वीडियो खत्म हो गया जी। हैशटैग का अब जो है सोशल साइंस का एक भी वीडियो नहीं आएगा। अब वीडियो कौन सा आएगा, तो वीडियो आएगा बस 5 नंबर वाला और 2-3 नंबर वाला, ठीक है, देखना प्लीज नहीं भूलिएगा। और चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ जो है वो 2 और 5 नंबर वाला जो है वो मिलता है एग्जाम में।
है ना। और एक चीज और कि आप लोग अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज वहां भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।